नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी बायोलॉजी 2019 पेपर का फिजिक्स सेक्शन। केमिस्ट्री सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो फर्दर सेक्शन है वो आपको अपलोड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है, एनर्जी इन सन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। एनर्जी इन सन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑप्शन नंबर 1 है फिजन ऑफ हीलियम इनटू हाइड्रोजन, ये नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कार्बन इन इट्स कोर, ये भी नहीं होगा। हीलियम इज कन्वर्टेड इनटू आयरन इन इट्स कोर, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी टिक। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अ ब्लू स्टार इज। ब्लू स्टार क्या होता है? तो ब्लू स्टार का टेम्परेचर के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ब्लू स्टार क्या होगा आपका? वो मच हॉटर देन सन होता है, बहुत ज्यादा हॉटर होता है सन से। तो ऑप्शन नंबर आप इसमें भी डी टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, the width of depletion region in a p-n junction is of the order of। जो width होती है डिप्लीशन रीजन की p-n जंक्शन में, उसका क्या ऑर्डर होता है? तो ऑप्शन देख लेते। फर्स्ट है आपका 10 टू द पावर -10, सेकेंड है 10 टू द पावर -8, थर्ड है 10 टू द पावर -6, फोर्थ है 10 टू द पावर -4। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 मीटर के ऑर्डर में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी, द रिपल हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेट कर रहा है अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से, तो रिपल के पास कितना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी? तो अगर 50 हर्ट्ज से ऑपरेट कर रहा है तो उसकी भी 50 हर्ट्ज होगी। रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दो तरह के आपके रेक्टिफायर्स होते हैं, दो तरह के आपके रेक्टिफायर होते हैं। एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में क्या होगा? आप पूरा डीसी भेजेंगे तो पूरा एसी आप भेजेंगे तो पूरा डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो एसी आप भेजेंगे हाफ जो होता है उसका इंटेंसिटी आधी हो जाती है, आधा ही आपका डीसी में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम हैज सीरीज इन विजिबल रेंज एज। विजिबल रेंज में आपका कौन सा रीजन आता है? तो विजिबल रेंज में आपका आ जाता है बार्मर रीजन। विजिबल रेंज में आपका आता है बार्मर रीजन। लेमन आपका आता है, लेमन ये ऑर्डर होता है। लेमन आपका जो होता है वो यूवी में आता है, बार्मर जो होता है वो आपका आता है विजिबल में, और बाकी जितने भी बचते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, एन इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको ए का वैल्यू बताना है। ए आप एक्स की पावर में यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे रिएक्शंस में आपको बैलेंस करना होता है नीचे वाले एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को, दोनों को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कि दोनों साइड में आपका एटॉमिक जो नंबर है वो बैलेंस है, तो एटॉमिक मास बैलेंस करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a + 1। ए का वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ए का वैल्यू 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब आप कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा। नंबर 7 है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ अ मेटल इज 5200 एंगस्ट्रॉम। Photo electrons will be emitted when it is illuminated by। तो आपको बताना है कि कौन सी फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस केस में आपके इलिमिनेट होंगे। तो यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? hc/λ लगा कर। इसको दोस्तों आप जब कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि ये यूवी रेज के ऑर्डर में आ जाएगी। आपकी यूवी रेज के ऑर्डर में ये आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि यूवी रे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में ये 1 वॉट यूवी लैंप आपको दे रखा है, यहाँ पे लैंप है ये, तो 1 वॉट यूवी लैंप जो है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रूव द नेचर ऑफ लाइट एज। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कौन सा नेचर आपका लाइट का दिखाता है? तो दोस्तों वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, तो पार्टिकल वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली लाइट के जो होते हैं वो डुअल नेचर होता है, एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है आपका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शो किया जाता है और वेव नेचर बाकी सारे फिनोमेना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, व्हेन अ रेड फ्लावर इज सीन थ्रू अ ग्रीन ग्लास इट अपीयर्स। अगर किसी रेड फ्लावर को आप ग्रीन ग्लास के थ्रू देखेंगे या फिर ग्रीन लाइट में भी देखेंगे तो वो हमेशा ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ब्लैक। ठीक, तो ब्लैक वाला ऑप्शन यहाँ पर पीछे दिया होगा, ब्लैक आपका डी, तो ब्लैक आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ द मिरर इज।
एक पर्सन मिरर के सामने खड़ा है और उसकी इमेज उसको बड़ी दिखाई देती है, तो वो किस टाइप का मिरर होगा? तो वो होगा आपका कनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज 9:1, द वेव्स हैव एम्पलीट्यूड्स इन रेशियो। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो आपका 9:1 का है, तो आपका एम्पलीट्यूड का क्या रेशियो होगा? तो दोस्तों होता क्या है, एम्पलीट्यूड के रेशियो को एक बार हम प्लस करके होल स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा आपका बन जाता है, एक बार प्लस करके होल स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए A1 A2 दो एम्पलीट्यूड है, तो A1 प्लस A2 का आप होल स्क्वायर कर देते हैं अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होता है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हो जाता है। तो ऑप्शन के थ्रू इसको कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी, एक हो जाएगा A प्लस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, A1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, A1 का वैल्यू 2 आ जाएगा तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 1, रेशियो हो जाएगा आपका 2:1 का। तो 2:1 वाला ऑप्शन जो कि सेकंड है ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन। वैक्यूम के अंदर आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर वो कांस्टेंट होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है, ये ऐसे ही रहती है क्योंकि लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इसमें इस केस में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायमेंशन ऑफ μ0 इंटू E0 इंटू μ0 का क्या डायमेंशन होगा? तो दोस्तों डायमेंशन निकालना आपने सीखा होगा, इसको आप निकाल लेंगे आराम से, तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ट सूटेड टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ साइज, ये 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। इस साइज के आपको पार्टिकल को ढूंढना है, तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपको लगेगी? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर आपको देखना होता है तो हमेशा उसी के वेवलेंथ के ऑर्डर की लाइट लगती है, यानी कि इतना अगर पार्टिकल का साइज है तो इतना वेवलेंथ आपको लग जाएगी। तो अगर इतना वेवलेंथ लग जाएगी तो इसके डायरेक्टली आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? c/λ। ये सेंटीमीटर में है, आप इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर c का वैल्यू आप जानते हैं, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 10⁻15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन LCR सर्किट विथ L इज इक्वल टू 8 हेनरी, C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेरेड एंड R इज इक्वल टू 100 ओम, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड इज। तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आप जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपका ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C हो जाता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 1/LC। यहाँ पर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 1/√L/C आ जाएगा। ठीक, अब आपको सारी वैल्यूज नोन है, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाय, AC को कैसे हम DC में कन्वर्ट करेंगे? तो अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया, बाय द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की हेल्प से हम कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है रेक्टिफायर का, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, in an AC circuit with R is equal to 4 ohm and omega L is equal to 3 ohm, the impedance is, impedance आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे डायग्राम बना के निकालते थे। 4 ohm इधर हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 3 ohm। इसका नेट निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 5। तो 5 ohm जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 2 करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट अ प्लेस वेयर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज 0 वर्टिकल कंपोनेंट द डिप इज। अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है तो उस डिप का एंगल कितना होता है? तो उसका जो एंगल होता है ऐसे केस में वो होता है 0 डिग्री। ठीक, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है, हाइड्रोजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका डायामैग्नेटिक होता है रीजन में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। तो आपको बताना है अगर उसका मैग्नेटिक डाइपोल में ये मैग्नेटिक मोमेंट m है और डिस्टेंस है उसकी r सेंटर से, तो आपको बता देना है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू क्या हो जाएगा।
तो बी का वैल्यू आप देखेंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे केस में एम अपॉन आर क्यूब। ये वाला ऑप्शन जहाँ दिखेगा आप करेक्ट कर दोगे, तो ये तो नहीं होगा, फर्दर ऑप्शन देख लेते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर दिस यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी n टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन वेयर n इज। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका ये मूविंग पार्टिकल जाता है तो आपका सर्कुलर मोशन करने लगता है, ठीक। तो उसके में होता क्या है, ये फोर्स उसकी अंदर की तरफ लगती है, यानी कि उसकी जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, यानी कि mv² जो होगा वो आपका QV × B वाली फोर्स को बैलेंस कर देगा। यहाँ पर जो है बिल्कुल इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो चार्ज जो है 2 गुना हो जाता है और मास 4 गुना हो जाता है। फिर इसका यूज़ करते हुए आप वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा पार्टिकल के लिए, तो आप देखेंगे कि जो टाइम पीरियड आएगा वो ट्वाइस होगा, ठीक, ट्वाइस हो जाएगा, n टाइम्स मतलब ट्वाइस हो जाएगा प्रोटॉन के। अल्फा पार्टिकल के लिए वो 2 टाइम्स हो जाएगा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, साउंड इज मैकेनिकल वर्क। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है पहली वाली। बाकी फर्दर स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। साउंड इज इलेक्ट्रिक वेव। सेकंड वाला है, साउंड इज इलेक्ट्रिक वेव, ये गलत है। साउंड इज मैग्नेटिक वेव, ये भी गलत है। साउंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी गलत है। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ करंट लूप of area 0.01 meter square with current 10 ampere is held perpendicular to magnetic field 0.1 Tesla. The torque on the loop is, torque आपको कैलकुलेट करनी है, कंडीशन आपको गिवन है। तो टॉर्क का फॉर्मूला दोस्तों होता है टाउ इज इक्वल टू होता है आपका NIAB। N क्या होता है, N होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, A होता है एरिया, B होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पर टर्न की बात नहीं किया गया है तो टाउ इज इक्वल टू आप डायरेक्टली IAB यूज कर देंगे। सारी वैल्यूज आपको नोन है, वैल्यू आप पुट कर देंगे, वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 न्यूटन मीटर। 0.1 जो है न्यूटन मीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 है, तो ऑप्शन नंबर आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, करंट इन ए बल्ब चेंजेस बाय 2% द पावर चेंजेस। करंट जो होता है वो 2% चेंज हो रहा है, तो आपका पावर कितना चेंज होता है, तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है I² × R, यानी कि अगर इसमें हम चेंज निकालेंगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन R हो जाएगा, तो चेंज इन I हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन I हो जाएगा। तो 2 × ये 2% का चेंज है, तो इसका मतलब 2 × 2%, तो चेंज हो जाएगा आपका 4% का। तो 4% वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 1% है, ये गलत है, ये 2% ये भी गलत है। फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं। फर्दर ऑप्शन यहाँ पर मिस हो गया है, तो यहाँ पर आप 4% वाला ऑप्शन नंबर C था, यहाँ पर 3 यहाँ मिस कर गया है, 4% होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रोलिसिस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को अगर हमें डिपॉजिट करना होगा तो कितना चार्ज रिक्वायर होता है, तो 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर होता है, यानी कि 96500 कॉलम ऑफ चार्ज आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 12 आइडेंटिकल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज। दोस्तों ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन होता है HC वर्मा में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर 1 ओम दिया रखा होता है और स्केलेटल क्यूब बनाया होता है, ठीक। 12 आइडेंटिकल वायर उसमें भी रहती है और 1 ओम की बात होती है वहाँ पर खाली। तो बिल्कुल ये इस टाइप से आपका क्यूब रहेगा। ये इस टाइप से आपका क्यूब रहेगा, और ये 2 हो गया आपका अपोजिट एंड, ये हो गया A आपका, ये हो गया B। यहाँ से आपका चार्ज पास करके B से निकलना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो दोस्तों होता क्या है, मैं आपको उसके रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है मैं इसको एक ट्रिक बता देता हूँ। वहाँ पर क्या था, 1 ओम था, ठीक। 1 ओम करते मतलब बेसिकली क्या करते हैं, एक चीज़ को पकड़ते हैं, यहाँ से करंट पास कराते हैं वो, और जो है बिल्कुल सीरीज में निकल जाते हैं उस साइड में। तो 1 ओम के केस में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस आता है नेट वो होता है आपका 5/6 ओम। इसको आप करके देखेंगे, किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हुए। यहाँ से I करंट पास कराएंगे, यहाँ से फिर वो यहाँ से यहाँ पर 3 डिवीजन है, तो I/3 इधर जाएगा, I/3 इधर जाएगा, I/3 इधर जाएगा। सिमिलरली फिर I/3 यहाँ पर फिर से यहाँ पर हो जाएगा I/6 एंड यहाँ पर होते हुए यहाँ पर।
एक कॉर्नर से आप दूसरे कॉर्नर पकड़ने के लिए खाली एक वायर का सीरीज पकड़ लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। आंसर क्या आएगा आपका, आर का आंसर वैल्यू आता है इस केस में 5/6 ओम। कब आता है, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका होता है 1 ओम। तो 1 ओम के केस में आपका आ जाता है 5/6 ओम नेट। तो यहाँ पर 5 ओम है तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, 5/6 इंटू 5 ओम, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 25/6 ओम। तो 25/6 ओम वाला जो ऑप्शन है आपका, 25/6 ओम वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज। एप्सिलॉन की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है आपका, ये होती है आपका c² न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ये होती है आपकी इसकी यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से क्या रिलेट करता है, तो ऑप्शन है रेडबर्ग कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। तो हाइड्रोजन एटम से आपका रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो रिलेट करता है। इसके हेल्प से बाकी सीरीज ये जो वैल्यू होती है इसी को पुट करके हम बाकी सीरीज के लैम्डा का वैल्यू भी डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इस केस में 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेशियो ऑफ एसआई यूनिट, रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट काइनेटिक एनर्जी का उसका रेशियो जब करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो होता क्या दोस्तों, आप जब सीजीएस यूनिट और एसआई अपॉन सीजीएस निकालोगे तो बेसिकली बाकी सारी वैल्यू कट जाती हैं और जो रेशियो आपका नीचे में 10⁻⁻7 बचता है, जो ऊपर चल के बताता है 10⁻7। तो 10⁻7 खाली बचेगा, बाकी सारी वैल्यूज कट जाएंगी क्योंकि हम लोग बाकी चीज़ों को फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे फिर काटेंगे। तो ऐसा करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, तो इसमें से डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा आपका, डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक, 2 सेकंड लास्ट के वो फॉल करता है 40 मीटर, तो बताना है आपको क्या हाइट होगी टावर की। तो nth सेकंड में, n सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका फॉर्मूला होता है s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। इसको आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, u का वैल्यू तो आपका इस केस में हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका g के इक्वल है। ठीक, और 2 सेकंड पर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो g/2 इंटू 2 इंटू 2-1। आपको जो है ओवरऑल हाइट निकालनी है। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू को, यहाँ पर u वगैरह सब निकल जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ कार ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 50 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल विद सेम स्पीड, चेंज इन वेलोसिटीज। आपकी कार थी जो जा रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में, कैसे जा रही थी, इस टाइप से 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। फिर यहाँ से वो वेस्ट की तरफ घूम गई और यहाँ पर भी उसने सेम जो है आपको फॉलो कर लिया, मतलब सेम स्पीड रही उसकी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आपका इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका ऐसे, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 जो है यहाँ से आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक, साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा इस टाइप से। साउथ वेस्ट जो है इसका डायरेक्शन हो जाएगा और मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो √50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 50 इंटू 50 कॉस थीटा आएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 50√2। तो 50√2 और डायरेक्शन आपकी हो गई साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट mod of a plus b is equal to mod of a minus b, एंगल बिटवीन a एंड b इज। तो अगर इस टाइप की कंडीशन, तो आपको बताना है कि a एंड b का एंगल क्या होगा। तो a एंड b का जो एंगल होगा आपका वो होगा 90 डिग्री का। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 90 डिग्री का एंगल होगा, तब ये बेसिकली ये कंडीशन फॉलो होगी। तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट कर देंगे। या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा mod a इंटू mod b साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका a इंटू बी जो है कॉस थीटा। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे ऐसे, तो एंगल का वैल्यू आपका आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ 7 kg मास इज सब्जेक्टेड टू 2 फोर्सेज, F1 इज इतना एंड F2 इज इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो
तो F इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/7I प्लस 30/7J। पहले केस में A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/7I माइनस 9/7J। और यहाँ पर आपको नेट मैग्नीट्यूड बोला तो A1 प्लस A2 कर देंगे, A1 प्लस A2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28/7 यानी कि 4I, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 21/7 यानी कि 3J। अब 4 और 3 का आपको निकालना होगा मैग्नीट्यूड में करने के लिए, तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप A टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आप 35 देखेंगे। अ लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन A, द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम 0 व्हेन लिफ्ट मूव्स। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर A एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट मूव कर रही है और आपका अपेरेंट वेट जो होता है वो 0 हो जाता है, तो क्या होगा, अपेरेंट वेट जो होता है ऊपर जाने पे बढ़ता है और नीचे जाने पे घटता है, तो नीचे जाएगा तो वैल्यू जो होगा वो घटेगा। अब घटने का मतलब वो कब घटता है, अब वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब जो है आपका जो अपेरेंट वेट है वो घट रहा है। अपेरेंट वेट जो है आपका वो हो रहा है आपका रिड्यूस। अब अपेरेंट वेट आपका रिड्यूस हो रहा है और आपको 0 कर देना है, तो 0 कब होगा, जब आपका A का वैल्यू A जो है G के इक्वल हो जाए। तो कंडीशन क्या हो, कोई A इज इक्वल टू G हो जाए और डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए। तो ऑप्शन देख रहे थे, ऑप्शन नंबर आपका इस केस में 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ नॉन रिलेटिविस्टिक regime increases in the kinetic energy by 300%, the momentum of the body increases by। काइनेटिक एनर्जी आपका 300% इंक्रीज कर रहा है, तो मोमेंटम कैसे इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है p²/2m का। ठीक, परसेंटेज इंक्रीज की बात है, हम वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले, उसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को रखेंगे, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बन जाएगा 100%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर इज। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होता है, तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो रेशियो होता है वो आपका 2:7 का होता है, 2:7 का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इस केस में डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए कैन फिल्ड विथ वाटर इज रिवॉल्व इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर फॉर वाटर नॉट टू फॉल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज नियरली। तो एक कैन में पानी भर के उसको जो है वर्टिकल जो है घुमा दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ताकि पानी गिरे नहीं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। इसलिए दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए ये कैन है आपका, यहाँ पर आपका पानी भरा है और ये मान लीजिए आपने इसको पकड़ का यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे रिवर्स हो जाएगी आपका कैन बिल्कुल। और इस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ आपका जो है mg फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। तो mv²/r का वैल्यू आपका mg के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो v और r में आपको रिलेशन मिल जाएगा। और वहाँ से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि 2πr/v, और इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो इस केस में आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो 4 सेकंड वाला ऑप्शन नंबर डी है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। नंबर 39 है, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इन सैटेलाइट। सेकेंड जो है पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा सैटेलाइट में, तो उस केस में आपका जो है कोई फोर्स उसको रिपेल नहीं कर पाएगी, तो टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट सेकंड्स हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वाला ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर आप 3 करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ रेडिया इन रेशियो 1:4, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड इज। ठीक, 2 सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व कर रही हैं, उनका रेडियाई का रेशियो 1:4 है, तो उनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, तो उनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 1:8। ठीक, ये कैपलर्स जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है फॉलो करेगा, कैपलर्स लॉ, तो उस हिसाब से आपका 1:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट मासेस रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट, दे हैव द सेम। सैटेलाइट्स अगर जो है डिफरेंट मास की रिवॉल्व कर रही सेम ऑर्बिट में, तो उनका सेम क्या होगा, तो क्या उनकी एनर्जी सेम होगी, नहीं। एंगुलर मोमेंटम भी उनका सेम नहीं होगा, टाइम पीरियड भी उनका सेम नहीं होगा। सेम क्या होगा, उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। वेलोसिटी जो है सेम हो जाएगी, तो 41 का आप 80 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। इफ ड्रॉप हैज रेडियस r एंड लिक्विड हैज सरफेस टेंशन T, वर्क डन इन दिस प्रोसेस।
तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि स्फेरिकल आपका लिक्विड ड्रॉप है, इसको बड़ा सा, इसका मान लीजिए रेडियस आर है, इसको जो है तोड़ दिया गया छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, 27 ड्रॉपलेट्स में। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना किया गया। तो सबसे पहले आप रेडियस, इन दोनों की रेडियस में रिलेशन निकाल दीजिए। इसको मान लीजिए कैपिटल आर, इसको मान लीजिए स्मॉल आर। तो वॉल्यूम आपका कंजर्व हो जाएगा, तो यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू, ये 20 इंटू 27 होगा ये। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3R के इक्वल। तो आर का वैल्यू 3R के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट केस में आप एनर्जी निकाल लीजिए, जब वो बड़ा सा ड्रॉपलेट रहेगा तो वो रहेगा आपका T इंटू हो जाएगा 4πr²। और सेकंड केस में आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू 4π स्मॉल 27T इंटू 4π स्मॉल आर क्यूब। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। हम जानते हैं कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कर देंगे और उसके बाद चेंज निकाल देंगे E2 माइनस E1 का। तो वैल्यू आपका जो हो जाएगा वो 8π कैपिटल R² इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात दोस्तों कि इफ़ ये जो ड्रॉप है, ठीक, यहाँ पर इफ ड्रॉप का साइज पहले दे रखा है तो स्मॉल आर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल आर में। ठीक, तो स्मॉल आर को आपको यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल R/3 ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8πr²T। तो ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 43 है, द अपर एंड ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 8 mm एंड लेंथ 1 मीटर इज क्लैम्प्ड एंड इट्स अदर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द एंगल ऑफ शेयर इज, एंगल ऑफ शेयर जो है वो क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि एंगल ऑफ शेयर और क्या रिलेशन होता है क्या है, आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एल इंटू फाई होता है। फाई आपका होता है एंगल ऑफ शेयर, फाई इज इक्वल टू आप कर देंगे तो आर इंटू थीटा अपॉन एल हो जाएगा। आर आपका रेडियस है, थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एल आपकी लेंथ है। वैल्यूज आपको डायरेक्टली पुट करनी है। तो फाई का वैल्यू जो है आप निकाल लेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा आपका वो हो जाएगा 0.12 डिग्री के अराउंड। 0.12 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर आप 3 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स। तो यहाँ पर बताना है कि वो मिनिमम वर्क परफॉर्म करें जब वो एक्सपेंड करे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मिनिमम वर्क खाली पूछता तो आप आइसोक्रोनिक टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर बोला है कि मिनिमम वर्क वो परफॉर्म करे जब वो एक्सपेंड कर रही हो। तो एक्सपेंशन आइसोक्रोनिक में होता नहीं है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको किसका कंजर्वेशन बताता है दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एनर्जी का कंजर्वेशन बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो एनर्जी आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, a simple harmonic motion has an amplitude A and time period T, time required to travel from x is equal to A to x is equal to A/2। तो x is equal to A से x is equal to A/2 जाने में कितना समय लगता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो T/6 आपको टाइम लग जाता है। ठीक, T/6 वाला कौन सा ऑप्शन, T/6 वाला आपका पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इतना मीटर, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है दोस्तों। क्या करना है इसमें, बेसिकली ये इक्वेशन आपकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे रखी है, इसको आपको डबल डिफरेंशिएट करना होगा। इसको आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बन जाएगी। और एक बार एक्सेलरेशन के रिक्वेस्ट में इक्वेशन बन जाएगी तो ये जो आगे वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा ना आपका, यही हो जाएगी इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यही हो जाएगा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक, ऑप्शन देख लेंगे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन को आप डिफरेंशिएट करने के बाद निकालेंगे तो 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा लगभग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, साउंड वेव्स डू नॉट शो। साउंड वेव्स क्या शो नहीं करते दोस्तों, साउंड वेव्स आपका पोलराइजेशन शो नहीं करते। मैकेनिकल वेव्स जो होता है वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी आपका शो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आप जो है सी करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, a standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between 2 atoms having a distance 1.21 angstrom between them. The wavelength of standing wave is। तो 2 एंटीनोड बन रहा है, 3 नोड्स बन रहा है, तो आपको बताना है कि स्टैंडिंग वेव का जो है वेवलेंथ कितना होगा। तो बेसिकली आप इसको बनाएंगे
तो होगा क्या, इसको आप ड्रॉ कर ले जाएंगे, इस टाइप से आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका 3 नोड और 2 एंट्री नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी λ/2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी λ/2 है। टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी λ/2 यानी कि λ/2। वेवलेंथ आपका टोटल बन जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा, यानी कि ओरिजिनल लैम्डा का इक्वल होगा, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 1.21 एंगस्ट्रॉम होगा। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1.21 एंगस्ट्रॉम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 50 है, अ गैस हैज गामा इक्वल टू 1.4, इट इज ए। अगर गामा का वैल्यू 1.4 है तो वो गैस कैसी होगी, तो दोस्तों वो गैस जो होगी डाई एटॉमिक होगी नेचर में। तो डाई एटॉमिक ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो है आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों BHU का एग्जाम अब बहुत दिन दूर नहीं रहा है, होना है, थोड़ा देर सवेर हो रहा है, लेकिन जरूर होगा वो पेपर। तो आपको जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए, इस टाइप से के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़्यादा सॉल्व कीजिए और जो है इतना ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो जाए और आपको बार बार फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत ना पड़े।